दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बार इंडिया की सबसे बेहतरीन मेक इन इंडिया का ट्रू केस स्टडी लेके आया हूं और आज का केस स्टडी है पेटीएम का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जिसने आपकी, मेरी और इंडिया के हर एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पहले हमें चिल्लर, चेंजेस और पैसे को कैरी करके बाहर जाना पड़ता था, लेकिन जब से पेटीएम आ चुका है तब से ये सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों पेटीएम इंडिया की सबसे पॉपुलर, सबसे लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट सिस्टम बन चुका है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट कंपनी बन चुकी है। आज डिजिटल पेमेंट कंपनी यानी कि पेटीएम की मैं बात करूं तो पेटीएम के पास 35 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, यानी कि हर 2 मोबाइल में से एक मोबाइल के अंदर पेटीएम डाउनलोड हो चुकी है। और ये एक पहली ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसने इंडिया के अंदर 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी। ये पहली कंपनी बनी थी इंडिया की। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आज इंडिया के अंदर 70 लाख से भी ज्यादा व्यापारी, मर्चेंट्स, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, रिटेलर हो, ग्रोसरी स्टोर हो या बड़े बड़े शोरूम हो, आज पेटीएम का क्यूआर कोड यूज करते हैं ताकि वो कस्टमर का पेमेंट कलेक्शन कर सके। और दोस्तों देखते ही देखते ये कंपनी इतनी तेजी से इतनी बड़ी ग्रोथ कर चुकी है कि आज 12 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का वैल्यूएशन हो चुका है। और इसीलिए दोस्तों इस कंपनी के अंदर इंडिया के साथ साथ दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे हमारे देश के रतन टाटा साहब हो या दुनिया के सबसे मशहूर, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, द मैजिकल इन्वेस्टर कहा जाता है, वॉरेन बफेट साहब ने भी पेटीएम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना के सबसे बड़े लेजेंडरी इंसान, जी हाँ दोस्तों, जैक मा ने भी पेटीएम के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया। तो दोस्तों 3 बेहतरीन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। इतनी लेजेंडरी और इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है पेटीएम। लेकिन दोस्तों क्या आप पेटीएम के बारे में ये जानते हैं कि जब पेटीएम की शुरुआत की थी इनके फाउंडर विजय शेखर शर्मा साहब ने, तब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे। उनको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। अपनी कंपनी को चलाने के लिए उनको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा था, कभी कभी तो 2 कप चाय पीकर पूरा दिन भूखे रहना पड़ता था, इतने भी पैसे नहीं थे उनके पास। लेकिन दोस्तों एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिली और वही अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फायदा उठाया और फिर दोस्तों कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा और एक के बाद एक हिट पोर्टफोलियो बनाते गए, एक से बढ़कर एक क्रांति लाते गए पेटीएम के थ्रू। और आज वही छोटा सा बिजनेस इंडिया का सबसे लेजेंडरी, सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी कि पे थ्रू मोबाइल कंपनी बन चुका है पेटीएम। तो दोस्तों ऐसा तो विजय शेखर साहब ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से बिजनेस को चलाते गए और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिनको ग्रैब किया और किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करते गए, जो छोटा सा बिजनेस आज इंडिया का सबसे लेजेंडरी, सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है, ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो आज का केस स्टडी है ये वाकई में एक इंस्पिरेशनल केस स्टडी है हर एक नौजवान के लिए, हर एक वो व्यापारी के लिए, हर एक बिजनेसमैन के लिए जो अपने बिजनेस में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फेलियर्स का सामना कर रहे हैं। तो आप भी पेटीएम, जिस तरीके से विजय शेखर साहब ने अपने बिजनेस को हैंडल किया, आप भी अगर अपने बिजनेस को हैंडल करेंगे तो आप भी एक ना एक दिन अपने छोटे से बिजनेस को बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस स्टडी को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल का केस स्टडी है। अब देखिए दोस्तों पेटीएम बनी कैसे, इतनी रिवॉल्यूशनरी कंपनी बनी कैसे। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इनकी शुरुआत होती है इनके जो फाउंडर है विजय शेखर साहब से, जिनका जन्म इंडिया के अंदर यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। अब उनका पूरा जो एजुकेशन था दोस्तों वो हिंदी मीडियम से हुआ था। जी हाँ, उनका पूरा एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ था। अब उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो सबसे बेहतरीन कॉलेज में से एक कॉलेज है इंजीनियरिंग की। अब जब उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वो जब लेक्चर अटेंड करते थे तो वहाँ प्रोबेबली मोस्ट ऑफ जितने भी लेक्चर्स होते थे वो इंग्लिश में होते थे। अब इन्होंने हिंदी मीडियम के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था, तो इंग्लिश उनको समझ में नहीं आता था, ना ही वो अच्छी तरीके से बोल पाते थे, ना ही वो अच्छी तरीके से समझ पाते थे। तो होता ये था कि इनके जो क्लासमेट्स थे उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। तो दोस्तों ये हमेशा, क्योंकि ये हमेशा पहली बेंच पे बैठते थे, लेकिन क्या होता था कभी कभी प्रोफेसर क्वेश्चन पूछ लेता था तो इनसे जवाब नहीं दे पाते थे। तो दोस्तों उनको बहुत एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता था, लोग बहुत मजाक उड़ाते थे क्लासमेट। तो अब हुआ यूँ दोस्तों कि धीरे धीरे उनका मन इंजीनियरिंग से और कॉलेज में जो लेक्चर्स है उसमें अटेंड करने में से कम हो रहा था। तो वो अपना समय कहाँ निकालते थे, तो वो पास की लाइब्रेरी में जाते थे इंग्लिश सीखने के लिए। तो वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी बुक्स को पढ़ते थे ताकि वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके।
अब लाइब्रेरी में जा जाके जब इंग्लिश पढ़ते थे तो उनके हाथ में कुछ ऐसी किताबें आई जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो किताबें कौन सी थी? सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरीज, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज, सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी। ऐसी केस स्टडीज जो मैं इस चैनल के ऊपर, इसको एनी टाइम के चैनल के ऊपर आपके लिए लेके आता हूं, बिल्कुल ऐसी केस स्टडी इन्होंने भी पढ़ी। जैसे कि स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बिल गेट्स की स्टोरी पढ़ी, बायोग्राफी पढ़ी, केस स्टडी पढ़ी कि कैसे वो लोग ड्रॉप आउट थे फिर भी इन्होंने कुछ ऐसा इनोवेशन किया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट का आविष्कार किया जिसकी वजह से वो लेजेंडरी कंपनी बनी और बहुत सफल हुए। तो दोस्तों अब उनको मजा आ रहा था ऐसी बुक्स पढ़ने का, तो वो एक के बाद एक बायोग्राफी पढ़ते गए, सफल लोगों की जीवनी पढ़ते गए और अब वो इंस्पायर्ड हो चुके थे। अब वो जो पढ़ रहे थे ना, अब जो इंग्लिश भी इंप्रूव कर रहे थे और अब जो वो कॉलेज में जा रहे थे तो वो अब जॉब करने के लिए नहीं जा रहे थे बल्कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जा रहे थे। इतने इंस्पायर्ड हो चुके थे इन स्टोरीज से। अब विजय शेखर साहब का लाइफ में एक गोल बचा था, वो ये है कि अब वो जॉब नहीं करना चाहते थे, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, बिना किसी की हेल्प लिए बुक्स पढ़ पढ़ के इंटरनेट कोडिंग सीख लिया। कोडिंग सीखने के बाद कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने और उनके दोस्त ने एक वेबसाइट बनाई और ये वेबसाइट इतनी पॉपुलर हुई कि अमेरिकन कंपनी ने एक वेबसाइट को खरीद लिया, अच्छे खासे दाम में खरीदा, उनके पास पैसे आ गए। अब देखिए दोस्तों, जब पैसे आए तो विजय शेखर साहब ने देखा कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में इतना अच्छा पैसा है तो मुझे तो अब इसमें ही कुछ भी करके अब मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है उनकी लाइफ की। अब हुआ यूँ दोस्तों कि इन्होंने और इनके दोस्त ने मिलकर 197 कंपनी ओपन की 2001 के अंदर, अक्टूबर 2001 के अंदर। अब ये कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, मैसेज और फ़ोन कॉल के थ्रू कस्टमर्स को, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट का स्कोर बताती थी, शेयर बाजार का तो शेयर बाजार के प्राइस, शेयर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी सॉल्व करती थी। इस तरीके से इनकी कंपनी जो थी 197 वो कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी मैसेजेस और मोबाइल के द्वारा। और उस जमाने के अंदर 2001 के अंदर ये बिजनेस मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ। जी हाँ दोस्तों, अच्छा खासा सक्सेस मिल रहा था इनको। अब इनके पास जो पैसे आए थे वो सारे के सारे पैसे लगा दिए 197 कंपनी के अंदर। अब ये बिजनेस ग्रो हो रहा था। अब जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो हो रहा था उतनी उन्होंने जगह किराए पे बड़ी ले ली। किराए पे बड़ी लेने के बाद स्टाफ को बढ़ाया। अब जब कस्टमर्स बहुत सारे आने लगे तो उनको सर्वर भी लेना पड़ा क्योंकि पूरा ऑनलाइन था उनका बिजनेस। तो देखिए दोस्तों, अब उन्होंने क्या किया, सर्वर बहुत बड़ा ले लिया। अब धीरे धीरे 2 साल 3 साल उन्होंने, उनके पास जो सेविंग था, जो पैसे थे, जो कंपनी बेचकर पैसे कमाए थे, उनसे कंपनी को चलाया। कंपनी का ग्रोथ अच्छा आ रहा था लेकिन यहाँ से पैसे नहीं कमा रहे थे, अभी भी केवल कस्टमर एक्विजिशन के पीछे पैसे डाल रहे थे। अब दोस्तों ऐसे दिन आने लगे 2003 के अंदर कि अब कंपनी के पास बैलेंस खत्म हो गया, कंपनी को चलाने के लिए, टिकने के लिए पैसे नहीं थे। तो उनका जो पार्टनर था वो वहां से 9-2-11 हो गया, छोड़ दी। अब पूरी जिम्मेदारी आ गई विजय शेखर साहब के ऊपर। अब विजय शेखर साहब के पास पैसा नहीं था, ये मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते थे। तो वो करते क्या, तो दोस्तों कंपनी को चलाने के लिए वो लोन पे लोन लेते गए। 24% एनएम की भी लोन ली। जी हाँ दोस्तों, 24% पर एनएम की भी लोन ली ताकि कंपनी चल सके। लोन लेते गए, कंपनी चलाते गए, लोन लेते गए, कंपनी चलाते गए। कंपनी चल रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और डिफिकल्ट सिचुएशन आई उनकी। अब लोन लेने के बाद लोन का रिपेमेंट प्लस यहाँ पे सैलरी देनी थी, सर्वर का कॉस्ट, ऑफिस का किराया, हर एक चीज देनी थी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विजय शेखर साहब जिस घर में रहते थे उस घर का किराया, विजय शेखर साहब का खुद का खर्चा था, रहने का, खाने का, पीने का, वो खर्चा भी उठाना पड़ता था। तो वो पैसे नहीं थे। तो दोस्तों पैसा बचाने के लिए तीन का जोड़ते थे। कभी कभी ऐसा होता था दोस्तों कि वो जिस घर में रहते थे उस घर का किराया 6 महीने का चढ़ चुका था। अब जो लैंडलॉर्ड थे वो किराया वसूल करने आए, इससे पहले सुबह में विजय शेखर साहब घर को छोड़ देते तो रात को लेट जाते थे ताकि उनके जो लैंडलॉर्ड है वो उनको पकड़ ना सके। दोस्तों इस तरीके के दिन भी देखे। देखिए विजय शेखर साहब ऐसे इंसान थे जिन्होंने पैसा बचाने के लिए, अपनी कंपनी में पैसा बचाने के लिए वो सबसे सस्ता खाना खाते थे पेट भरने के लिए। एक हॉस्पिटल थी उनके घर से थोड़ी सी दूर थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। वहां पर रात को वो 11:30 बजे जाते थे, 12 बजे जाते थे ताकि जब वो स्टॉल बंद होने की टाइम आता है तो जब उनके पास जो खाना बचता था तो वो सस्ते में दे देते थे। तो दोस्तों उस तरीके से भी उन्होंने मैनेज किया था, सस्ता खाना खा के भी कंपनी को टका के रखा, कंपनी को चलाते रहे। देखिए दोस्तों उसके बाद उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स किए,
वेबसाइट बनाई लोगों के लिए, ताकि जो भी पैसा आता था वो कंपनी में डालते गए। इस तरीके से कंपनी को चला रहे थे। अब उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने विजय, जी हाँ दोस्तों, विजय साहब का, जी हाँ विजय अग्रवाल साहब का काम रखा। पीयूष अग्रवाल साहब का काम रखा। पीयूष अग्रवाल को एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना के दी और वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने संभाला। अब जब उन्होंने टेक्नोलॉजी पीयूष अग्रवाल साहब को बना के दी उनके बिजनेस के लिए, जो उनको काम मिला था, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी बनाने के बाद पीयूष अग्रवाल साहब का बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। और इससे पीयूष अग्रवाल साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने देख लिया कि विजय शेखर साहब बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत बेहतरीन सीईओ हो सकते हैं। तो पीयूष अग्रवाल साहब ने क्या किया, जो विजय शेखर साहब थे, जो पैसों के लिए काम कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनको सीईओ की ऑफर कर दी पर मंथ 30,000 की। लेकिन अब हुआ ये था दोस्तों कि जो हमारे विजय शेखर साहब थे वो कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि उनको उनकी कंपनी भी चलानी थी। अगर जॉब कर लेते तो कंपनी पे फोकस नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपनी कंडीशन के ऊपर उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट किया कि आधा दिन वो पीयूष अग्रवाल साहब की कंपनी चलाएंगे और आधा दिन उनकी जो 197 कंपनी थी उसको हैंडल करेंगे, उसको चलाएंगे। अब पीयूष अग्रवाल साहब जो थे वो इतने इंप्रेस हो चुके थे, जी हाँ, विजय शेखर साहब से, और बहुत हम्बल इंसान भी थे, बहुत हम्बल बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने क्या किया, विजय शेखर साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पीयूष अग्रवाल साहब ने क्या किया, उनकी जो बहुत बड़ी ऑफिस थी, बहुत बड़ी प्रीमाइसेस थी, उनके अंदर ही जगह दे दी कि वो जो उनकी किराए की ऑफिस थी वो शिफ्ट कर दे उनकी ऑफिस में और यहाँ से बिजनेस संभाले, ताकि वो दोनों बिजनेस विजय शेखर साहब एक ही जगह पर रहकर संभाल सके। और ये दोस्तों टर्निंग पॉइंट था विजय शेखर साहब 197 कंपनी का। उन्होंने ऑफिस शिफ्ट कर दी पीयूष अग्रवाल साहब की ऑफिस के अंदर, उनकी प्रीमाइसेस के अंदर, और विजय शेखर साहब दोनों कंपनी को संभालने लगे एज ए सीईओ बन के। अब देखिए दोस्तों, दोनों को जस्टिस करने लगे। इस तरफ पीयूष अग्रवाल साहब का बिजनेस भी बढ़ रहा था और इस तरफ 197 कंपनी के जो रेंट के पैसे थे वो बच गए, तो यहाँ बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था। अब विजय शेखर साहब की जो कंपनी थी वो स्ट्रगल नहीं कर रही थी, बस उनके ऊपर एक ही दिक्कत थी, ईएमआई जो लिया था लोन उसको रिपेमेंट करना था। अब पीयूष अग्रवाल साहब ने देखा कि 197 कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल रही, तो जब उन्होंने फोकस किया तो उनको बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा पीयूष अग्रवाल साहब को, विजय शेखर साहब का। तो पीयूष अग्रवाल साहब ने 8 लाख रुपए दिए विजय शेखर साहब को लोन क्लियर करने के लिए और बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और उसके बदले में 197 कंपनी के 40% शेयर खरीद लिए, 40% स्टेक खरीद लिया। और यहाँ पर विजय शेखर साहब और 197 कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौन सी? जो इंटरेस्ट पे करते थे हैवी, वो सॉल्व हो गई। और दोस्तों थोड़ा सा हाथ में पैसा बचा ताकि वो बिजनेस को एक्सपांड कर सके। और यहां से 197 ने कभी पीछे नहीं पलट के देखा, इतनी तेजी से ग्रो हुआ, इतनी जबरदस्त सर्विस बनी, और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जब टाइप हुए तो खूब पैसे कमाने लगी, खूब ग्रो होने लगी। अब दोस्तों दिन ऐसा भी आया जब 2010 के अंदर ये दिन आया, लेकिन इस दिन से पहले, यानी कि अब एक ऐसा प्रोजेक्ट डालने जा रहे थे, पेटीएम कंपनी को लॉन्च करने जा रहे थे। 197 मेन कंपनी है और उसका जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो है पेटीएम। अब 197 के अंदर विजय शेखर साहब एक दिन अपने घर जा रहे थे, तो एक बार हुआ यूं, एक इंसिडेंट हुआ इनके साथ, उन्होंने उनको इंस्पायर किया पेटीएम बनाने के लिए। एक बार वो घर जा रहे थे ऑटो रिक्शा करके घर गए, तो उन्होंने जब 500 की नोट रिक्शा ड्राइवर को दी तो रिक्शा ड्राइवर के पास छुट्टे ही नहीं थे, चेंज नहीं था। तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत रिकझिक हुई। तो विजय शेखर साहब का जो 60 रुपए का रेंट था उसके बदले में उनको 100 रुपया दे देना पड़ा रिक्शा ड्राइवर को, तब जाकर रिक्शा ड्राइवर माना। तो यहां पर उनको बहुत बड़ी सीख मिली कि अगर इनके साथ चेंजेस में इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं तो इंडिया में कितने लोगों को फेस करना पड़ता होगा। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ, एक स्टोर में गए जहां पर उनको कुछ खरीदना था, लेकिन वहां पर भी उनके पास छुट्टे नहीं थे, तो उनको प्रोडक्ट नहीं मिली। तो यहां पर उनको इंस्पिरेशन मिल गई कि कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन लाना है, ऐसा डिजिटल सिस्टम बनानी है जहां पर चिल्लर, चेंज और पैसे को कैरी ना करना पड़े। और फिर फाइनली दोस्तों 2010 8 जुलाई, जब उनकी बर्थडे थी, 8 जुलाई 2010 के अंदर पेटीएम का निर्माण हुआ। द लेजेंडरी कंपनी, जो आज इंडिया की सबसे लेजेंडरी कंपनी बन चुकी है, पेटीएम उन्होंने इजाद की, बनाई पेटीएम। और पेटीएम जब बनी तो सबसे पहला उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हो, किसी भी कंपनी का, चाहे आइडिया हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, आप किसी भी कंपनी का रिचार्ज कर सकते हो। और दोस्तों उस समय पे सबसे बड़ी लोगों की दिक्कत पता है क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? आपको कोई भी चीज़ रिचार्ज करनी हो तो आपको स्टोर पे जाना था, किसी दुकान में जाना पड़ता था, कूपन लेनी पड़ती थी, उसको स्क्रैच करके नंबर डालना पड़ता था। उसके बाद किसी भी दुकान पे जाकर मर्चेंट के पास मोबाइल के अंदर अपना नंबर देना पड़ता था, तब जाके आपका रिचार्ज होता था। आपको फिजिकली जाना पड़ता था।
पेटीएम आने के बाद आप घर बैठे बैठे कभी भी कहीं से भी आप पैसा डालकर आप रिचार्ज कर सकते हो। और ये इतना बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल रहा, देखते ही देखते दोस्तों पूरा रिचार्ज करने का सिस्टम ही इंडिया में चेंज हो गया। इतनी सफलता के बाद कुछ ही साल के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल को भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता था तो आपको लाइन में खड़ा रहना था घंटों तक। गैस बिल के लिए भी घंटों तक आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता। जब से पेटीएम आ गया, पेटीएम के अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व हो गई तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। और जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप भी जानते हैं कि बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो होता है। ये 3 चीज़ लाने के बाद क्रांति ला दी पेटीएम ने। अब पेटीएम इतनी तेजी से सक्सेसफुल हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फंड अब उसको मिल रहा था, बड़े बड़े इन्वेस्टर मिल रहे थे और ये कंपनी बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे थे। और उसके बाद पोर्टफोलियो में एक ऐसी चीज़ को डाला जिसने इस बिजनेस को 4 गुना बढ़ा दिया। अब देखिए दोस्तों, वो समय भी आया जब इंडिया के अंदर बहुत लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, रेलवेज़ में जाते थे तो रेलवेज़ की बुकिंग करवाना। कई टाउट्स होते थे, कंसल्टेंट वो ज़्यादा पैसे ले लेते थे आपकी बुकिंग के लिए, या फिर आपको लाइन में घंटों तक खड़े रहना पड़ता था तो आप बुकिंग नहीं कर पाते थे। उसी तरीके से मूवीज़ देखने जाना होता था तो आपको विंडोज़ पे जाना पड़ता था थिएटर्स की, तो कभी कभी क्या होता था, ये पॉसिबल नहीं होता था। उसी तरीके से बस बुकिंग के अंदर भी बहुत दिक्कत लोगों को सामना करना पड़ता था। तो अब इन्होंने क्या किया, जो टिकट्स बुकिंग है वो पेटीएम के ऊपर लिया है। आप चाहे मूवीज़ की टिकट हो, आप रेलवेज़ की टिकट हो, या बस की टिकट हो, या फिर आपको उबर कार आपको बुक करवानी हो तो आप पेटीएम के थ्रू बुक कर सकते हैं। और दोस्तों उन्होंने वॉलेट बनाया इनकी प्लेटफॉर्म के ऊपर, पेटीएम के ऊपर। वॉलेट बनाने के बाद आप इन चीज़ को बुक कर सकते हो और देखते देखते ट्रांसफॉर्मेशन आ गया दोस्तों। इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशन आ गया। अब मैक्सिमम लोग आज की डेट के अंदर भी अगर मूवी देखने जानी है तो पेटीएम से आप टिकट बुक कर लेते हो। अगर आपको रेलवेज की टिकट्स चाहिए तो आप पेटीएम से बुक कर लेते हो। आपको किसी भी तरह की बस की बुकिंग करनी है तो आप पेटीएम से कर लेते हो। अगर आपको ओला या उबेर को बुक करना है तो आप पेटीएम से पेमेंट भी कर सकते हो, बुक कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से रिवॉल्यूशन लेके आए। और उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक चीज़ ऐड करते गए। उसके बाद स्कूल फीस, उसके बाद एक सबसे लेजेंडरी चीज़ लेके आए जो मिडिल क्लास फैमिली को बहुत इंस्पायर किया, वो ये था गोल्ड खरीदना। देखिए आज की डेट के अंदर 50,000 से भी ऊपर गोल्ड क्रॉस कर चुका है। तो एक गरीब फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गोल्ड खरीदना आज एक सपना बन चुका है। पेटीएम ने क्या किया, 1 रुपए में भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। जी हाँ, 1 रुपए में भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो आज भी उन्होंने कुछ ऐसा बनाया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप गोल्ड खरीद सकते हो, आपका जितना बजट हो उतना खरीद सकते हो। तो हुआ यूँ दोस्तों, देखते देखते इतने डाउनलोड्स बढ़ गए और उसके बाद मार्केट प्लेस कंपनी में है पेटीएम भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट का सेल करने लगे। तो सेलिंग्स भी अच्छा आया। तो देखते देखते मर्चेंट भी बहुत बढ़ गए। आज इंडिया के अंदर 70 लाख प्लस 70 लाख से भी ज़्यादा आज व्यापारी पेटीएम का QR कोड यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स का पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर का पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, आप रेस्टोरेंट में जाओगे, इवन आप पानी पूरी या पाव वड़ा खाने छोटे से छोटे लारी पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको QR कोड पेटीएम मिलेगा। आप कहीं भी किसी भी बिजनेस में चले जाओ, आपको वहाँ पे QR कोड मिलेगा। और ये रिवॉल्यूशन कब आया, 2016 डिमोनेटाइजेशन के बाद। नोटबंदी जब आई तब सारी चीज़ बंद हो चुकी थी, तब उनको बहुत बड़ा ग्रोथ मिला पेटीएम को। और दोस्तों उनका फ़ायदा भी उठाया, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया। ये एक ऐसी कंपनी है पेटीएम जिसने इंडिया के अंदर सबसे पहली कंपनी बनी जिन्होंने 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स कर लिए थे। पहली कंपनी बनी। बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतनी इंडिया में बड़ी कंपनी है उनके बावजूद भी पेटीएम पहली कंपनी इंडिया की बनी जिसने 10 करोड़ यूज़र्स को डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद आज की डेट की मैं बात करूँ, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 35 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को, पेटीएम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं। इंडिया के अंदर हर 2 मोबाइल में से 1 मोबाइल के अंदर आपको पेटीएम मिलेगा। इतना सक्सेसफुल पेटीएम हो चुका है और इतना यूजफुल भी है। इतनी लोगों की प्रॉब्लम आज की डेट में भी सॉल्व कर रहा है कि आपको पैसा कैरी करके जाने की जरूरत नहीं है। आपने अपना कार्ड इंस्टॉल कर दिया, वॉलेट में पैसा स्टोर कर लिया, अब आप पेट्रोल पुरवाने जा रहे हो, आप पेटीएम से पे कर सकते हो। आपको ग्रोसरी खरीदनी है, आपको ट्रैवलिंग करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों देखते देखते हर वो बिजनेस जो एक आम आदमी के काम आ सकता है वो सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आ गए। और इसी वजह से दोस्तों इनका ग्रोथ देख के दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन, बड़े से बड़े इन्वेस्टर, हमारे इंडिया के रतन टाटा साहब ने भी इन्वेस्टमेंट किया। वॉरेन बफेट साहब एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इंडिया की कोई भी कंपनी में आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, केवल पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया। तो उन्होंने
क्या देखा होगा इस कंपनी के अंदर, आप खुद सोच सकते हैं कितनी वैल्यूएबल कंपनी हो सकती है। हमारे लिए भी कितना प्राउड मूवमेंट है कि वॉरेन बफेट साहब ने इंडिया की कंपनी के अंदर यह दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया। अलीबाबा के जो फाउंडर है जैक मा, अलीबाबा ने भी इसके अंदर स्टेक खरीदा है। इस तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, सॉफ्ट बैंक ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है और आज ये कंपनी बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है। दोस्तों सोचिए, ये एक ऐसी कंपनी है, ये वही कंपनी है जो शुरुआती दौर में कितना स्ट्रगल कर रही थी। उनके पास पैसा नहीं था बिजनेस करने के लिए, लेकिन विजय शेखर साहब को मैं हेड्स ऑफ करता हूं कि उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपने जो सपना देखा, जो ड्रीम देखा था, उसको पूरा करने के लिए वो स्ट्रगल करते गए, बिजनेस में पेशेंस रखा, बिजनेस चलाते गए किसी भी तरीके से, बस बिजनेस में चलते गए और रास्ता अपने आप बनते गया। और वही छोटा सा बिजनेस आज इंडिया का सबसे लेजेंडरी बिजनेस बन चुका है पेटीएम, जो आपकी, मेरी और सारे इंडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। दोस्तों इस केस स्टडी से हम कितना कुछ सीख सकते हैं कि जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो होता है पेटीएम की तरह। जैसे पेटीएम ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर आपके बिजनेस में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपके कस्टमर्स की, आपका कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या बिजनेस से खुश होगा तो आप बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हो। प्लस इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम बिंग आपको आपके बिजनेस के अंदर अपने जो भी बिजनेस के लिए ड्रीम देखे हैं, बस उसके पीछे आपको पड़े रहना है। कोई भी सिचुएशन आए, कितनी भी असफलता मिले, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, बस आपको आगे चलते रहना है, आपको ब्रेक नहीं लगानी है। असफलता आएगी, ये एक चुनौती है दोस्तों, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हर फेलियर के बाद ही आपको सक्सेस हासिल होगी, जो हमने इस केस स्टडी से सीखा है। बस आप पेशेंटली आगे बढ़ते जाओगे तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस भी सफल होगा पेटीएम की तरह। तो दोस्तों आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है अपने कस्टमर का दिल जीतने का, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के जरिए। और अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसके जरिए आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, आप अपने कस्टमर को खुश रखें, तो चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू 15 अलग अलग तरह के, 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपनी मन की मर्जी से आप अपने चॉइस का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऐसे बिजनेस है जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज्यादा डिमांड वाले बिजनेस, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस। और सबसे कमाल की बात यह कि ये एक ऐसे बिजनेस है जिसको कस्टमर बहुत चाहते हैं और इनकी वजह से कस्टमर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा बिजनेस करोगे तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन 15 बिजनेस को करने के लिए रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको किसी भी तरह का पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको खुद से माल सामान लाने की भी जरूरत है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट के पीछे पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से रिस्को ने बिजनेस मॉडल बनाया है। प्लस दोस्तों सबसे कमाल की बात यह है कि आप इस बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है और आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेस है जिसको आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के भी केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं, तो वो कौन से बिजनेस है, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करके इस वेबिनार को पूरा देखने के बाद वहां से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस, अपना मनपसंद अलग अलग तरह का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको वेबिनार बताया है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है पहली, ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार में मैंने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में जानकारी दी कि 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेस है, कितनी डिमांड है और रिस्को के प्लेटफॉर्म पे आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या फायदा है, रिस्को आपको कौन सी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बड़ी तेजी से सफल हो सकते हो। ये हर एक चीज डिटेल में जानकारी मैंने इस वेबिनार में दी है। दोस्तों इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, उसे क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा घर बैठे बैठे अपने समय पर फ्री में देखकर वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।